गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकाई योजना प्रारूप विकसित करना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है आज, इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसके मुख्य प्रकार, सोपानों, लाभों व दोषों की विवेचना कीजिए। अध्यापक के कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करना चाहता है तो उसे अन्य कार्यों के जैसे ही अध्यापन कार्य की भी योजना बना लेनी चाहिए। प्रत्येक कार्य तभी समुचित और व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है जब उसे पूरा करने के लिए एक योजना बना ली जाए। उस योजना के अनुसार ही काम करना चाहिए। इसी सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अपने काम से संबंधित योजना बनाकर उस योजना के अनुसार ही अध्यापन करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापन से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक योजनाएं बनाए। योजना बनाने का दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि वह दैनिक योजनाएं तथा संपूर्ण पाठ की इकाई योजना भी बनाए। तो प्रस्तुत पाठ में योजनाओं के इन्हीं रूपों की चर्चा की जाएगी। दैनिक पाठ योजना के संबंध में पहले ही एक अध्ययन में ये चर्चा हम कर भी चुके हैं, इसीलिए पाठ में दैनिक योजना को शामिल किया जाएगा। तो इकाई योजना क्या होता है? इकाई योजना, इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय सबसे पहले हर्बर्ट को जाता जाता है, किंतु इसका व्यापक प्रयोग सन 1929 के बाद ही हुआ है। अब प्रश्न ये है कि इकाई क्या है। इसका उत्तर देने के लिए निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। रिस्क के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। बासिंग के अनुसार इकाई अर्थ पूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की वो व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके और अपने व्यवहारों को वांछित परिवर्तन ला सके। हैरेप के अनुसार इकाई किसी विषय का बहुत बड़ा उपभोग होता है जिसके कोई मूलभूत प्रकरण व सिद्धांत होते हैं। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें कि छात्रों को महत्वपूर्ण अनुभव मिल सके। इस प्रकार से इकाई योजना सीखने या अनुभव प्राप्त करने का वह एकीकृत रूप है जिसे किसी एक शिक्षण क्रिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सीखने की वो योजना है जो सीखने के किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केंद्रित होती है। अब है इकाई योजना के प्रकार। इकाई योजना को सामान्यतः दो भागों में इसने बांटा है, विषय वस्तु की इकाई और अनुभव की इकाई। आगे इसने विषय वस्तु की योजनाओं को पुनः तीन प्रकार की बताया। इसने पाठ पर आधारित इकाई योजना, सूत्र या सिद्धांत पर आधारित इकाई योजना और मॉरिसन इकाई योजना। मॉरिसन इकाई योजना के बारे में बता रहा है ये कि इसका विकास मॉरिसन ने किया है। ये योजना वातावरण या संस्कृति के किसी एक पहलू या क्षेत्र से संबंधित होती है। इस प्रकार की इकाई योजनाएं कला, विज्ञान या सामाजिक व भौतिक वातावरण के किसी एक तथ्य को लेकर बनाई जाती है। ऊपर इसने बताई थी अनुभव की इकाई योजना, इसको तीन भागों में इसने बांट रखा है, उद्देश्य पर आधारित, रुचि पर आधारित और आवश्यकता पर आधारित हम इन योजनाओं को बना सकते हैं। नेक्स्ट इकाई योजना के सोपान। इकाई योजना में कौन कौन से पद या सोपान रखे जा सकते हैं, इस संबंध में अलग अलग विचार हैं। फिर भी यहाँ पर दो प्रणालियाँ अधिक प्रचलित बताई हैं। सबसे पहले इसने ग्रामबस के अनुसार बताया है। ग्रामबस ने सबसे पहले इसके अंदर प्रस्तावना दिया है। प्रस्तावना के बाद ये कहता है कि हम नियोजन करेंगे, फिर हम उसकी खोज करेंगे, फिर हम अवबोध करेंगे, यानी कि उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर रिस्क के अनुसार इसने बताया है। रिस्क ने सबसे पहले इसने उद्देश्यों के चयन के बारे में बताया,
फिर इकाई खंडों का वो बांटेगा, फिर इकाई खंडों का विकास करेगा, फिर वो प्रस्तावना करेगा, उसके बाद व्यक्तिगत आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी है, फिर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उससे संबंधित पुस्तकों की सूची बनाएंगे। इस प्रकार हम किसी एक पाठ में किसी एक खंड को किसी एक दिन पढ़ाने के लिए दैनिक योजना बनाते हैं, यानी कि रोज की योजनाएं बनाई जाती हैं और उसी पाठ प्रकार जो है पूरे पाठ की योजना बनाई जा सकती है। पूरे पाठ को पढ़ाने के लिए किस दिन क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होगी, किन किन क्रियाओं को करना है और अध्यापक क्या क्या क्रिया करके दिखाएगा, छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार होगा, आदि सभी बातों का उल्लेख जो है इसके अंदर किया जाता है। तो इस इकाई योजना की अब लाभ की बात कर रहा है कि इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। इकाई योजना के द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ये बालकों की रुचियों अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है। इसके द्वारा विषय वस्तु का संगठन अच्छी प्रकार हो जाता है। इकाई योजना बनाने से शिक्षण की रूपरेखा अच्छी प्रकार बन जाती है। इससे नियोजित शिक्षण संभव है। इससे ज्ञान को पूर्ण इकाई मानकर चलता है और इसके द्वारा अध्यापक और छात्रों की क्रियाएं पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती हैं। इकाई योजना के अनुसार पढ़ाने से बालक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता का विकास कर लेता है, क्योंकि इसमें जो है वातावरण को महत्व दिया जाता है। ये इसकी अच्छाइयाँ थी। अब हम इसके दोष के बारे में भी बात करेंगे। तो इकाई योजना तैयार करना एक मुश्किल काम है। इसके अनुसार पढ़ाने से शिक्षण जो है यंत्रवत हो जाता है, यानी कि किसी यंत्र के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है और योजना में सहायक सामग्री और अन्य उपकरण के प्रयोग पर भी बल दिया जाता है। अतः इसमें अधिक धन की जरूरत पड़ती है और इस योजना के अनुसार पढ़ाने के लिए पूर्ण जो है प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत हो सकती है। अब हम एक अच्छी इकाई योजना में किन किन गुणों की जो है आवश्यकता होनी चाहिए उसके बारे में बात करें कि जो भी हम यूनिट प्लान करते हैं उसमें कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। इकाई का आकार जो है कक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए छोटा आकार और बड़ी के लिए बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापक के पास पर्याप्त समय है तो वह इकाई का आकार बड़ा या छोटा कर सकता है। इकाई का निर्माण करते समय हमें बालकों की योग्यता, उनकी रुचियों, आयु और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इकाई जो है सामाजिक अध्ययन के समस्त शिक्षा क्रम के साथ संबंध रखने वाली होनी चाहिए। इकाई ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी योगदान दे। इकाई के अंदर क्रियात्मक और विकासशील जैसे गुण भी होने चाहिए। प्रत्येक इकाई को आगे जो हम उप इकाइयों में भी बांट सकते हैं। चुनी हुई इकाई का दूसरी इकाइयों तथा अध्यायों से भी जो है संबंध होना चाहिए, एक कोरिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इकाई का चुनाव करने के बाद उसके लिए आवश्यक सामग्री चयन भी बड़े ध्यान से करना चाहिए, कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और उसी प्रकार सामग्री ही जो है जिसका इकाई से सीधा संबंध हो ऐसी चुननी चाहिए। इकाई ऐसी होनी चाहिए जिससे सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की हमें प्राप्ति हो सके। इकाई ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव दे सके। इकाई क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा वातावरण से संबंधित हो। यदि इकाई का संबंध स्थानीय इकाइयों के समाधान से है तो बालकों की रुचि जो है इसमें बनी रहेगी। इकाई की योजना और विकास में छात्रों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। इकाई के खत्म होने के बाद इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपनी सफलताओं और असफलताओं का आभास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इकाई विधि के लाभ कौन कौन से होने चाहिए। तो इकाई विधि के लाभ की बात करेंगे हम। सबसे पहले इसके अंदर हमने दिया कि इकाई विधि व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। वे इकाई की योजना और निर्माण करते समय छात्रों की रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि इकाई विधि से विद्यार्थियों में कई आवश्यक कौशलों और योग्यताओं का विकास भी करना चाहिए। उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन, तर्क शक्ति, योजना बनाना, समस्या का समाधान करना, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास जरूर करना चाहिए।
नेक्स्ट है इकाई विधि से अधिगम यानी कि सीखना यथार्थवादी और अर्थपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इकाई एक संपूर्ण क्रिया है कि इकाइयाँ उद्देश्यपूर्ण और लाभदायक होती हैं, इसलिए शिक्षा में जो है रुचि लेने के लिए छात्र को उत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है इकाई विधि का अनुसरण करने से आसानी से की जा सकती है। यह विधि अधिगम को एक नई दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट है इकाई विधि कक्ष में प्रजातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस विधि में स्वतंत्रता का वातावरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इस विधि में ज्ञान जो है सह उद्देश्य क्रियाओं से प्राप्त होता है, जिनका जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंध होता है, इसीलिए ज्ञान स्थायी होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इस विधि से छात्रों में पहलकदमी, सहनशीलता और उदारता का विकास होता है, क्योंकि समस्या उनके जीवन से संबंधित है, इसीलिए इसके समाधान के लिए वो पहलकदमी करेंगे। अब उनको ये भी पता लगता है कि एक समस्या के कई पक्ष होते हैं और उनमें सहनशीलता का भाव जागृत होता है। जब छात्र विभिन्न पक्षों से इकाई के समाधान के बारे में सुनते हैं तो उनमें उदारता के गुणों का विकास होता है। ये थे इसकी अच्छाइयाँ यानी कि लाभ के बारे में हमने बात की। अब हम इसके कुछ सीमाएं के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके अंदर कुछ दोष हैं। तो पहला दोष इसने बताया कि दक्ष अध्यापकों का अभाव। इस विधि के द्वारा पढ़ाने में हमें जो है दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कि विषय का पूर्ण ज्ञान हो, जो इकाई का अर्थ और इसका विषय से संबंध जो है समझते हो, परंतु इन गुणों वाले अध्यापक हमारे देश में पर्याप्त मात्रा के अंदर उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, असंबंधित इकाई, इस इकाई के अंदर असंबंधित सामग्री को शामिल करने का डर जो है हमेशा बना रहता है। असंबंधित सामग्री देखकर छात्र घबरा भी जाते हैं तथा इन तथ्यों की भूल भुलैया में ही खो जाते हैं, इनकी उन बच्चों को पता नहीं लगता है कि हमने किस मटेरियल को यूज़ किया है और किसको नहीं किया है। नेक्स्ट है अध्यापकों का हावी होना। इकाई के दौरान कई अध्यापक विद्यार्थियों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जो इकाई विधि की भावना के विपरीत है। अध्यापक के द्वारा मार्गदर्शन करना है तो ठीक है, परंतु कई बार वे अनावश्यक सामग्री को विद्यार्थियों को जुटाने के लिए लग जाते हैं। इससे छात्रों में पहलकदमी, स्वतंत्रता तथा आलोचनात्मक विचारधारा के विकास में अड़चन आती है। ऐसे डर से छात्र अधिनियम प्रक्रिया में निष्क्रिय होकर भागीदार बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा केवल इसी विधि पर बल देना। इकाई विधि कई विधियों में से केवल एक विधि है। यदि केवल इसी विधि से ही श्रेणी के अंदर अधिगम कराया जाए तो इससे नवीनता जो है समाप्त हो जाती है, यानी कि कोई नयापन नहीं होता है। बच्चे जो है बोर होने लग जाते हैं, वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, इसीलिए हर बार जो है विधि को बदल कर ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिक समय खर्च करने वाली विधि। विद्यार्थियों की तुलना में इस विधि पर समय जो है ज़्यादा खर्च होता है। हमारा पाठ्यक्रम बहुत ही बोझिल हो जाता है और इस विधि पर चलने से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस विधि के द्वारा प्राप्त जानकारी में व्यवस्था का अभाव रहता है। कई बार आवश्यक तत्व जो हैं इसके अंदर रह जाते हैं, छूट जाते हैं। नेक्स्ट है कि सभी विद्यार्थियों के संतुलित विकास में बाधा। एक कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई मीडियम है। तो इस प्रकार से पहले प्रकार के छात्र सभी प्रकार के काम अपने आप करने में जो है अपने हाथ में लेना चाहते हैं और दूसरे जो हैं केवल पृष्ठभूमि में ही जो है रखना चाहते हैं। इस प्रकार ये विधि भी जो है दूसरे प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। आज का हमारा विषय जो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से, आपको ये समझ में आ गया होगा और दोबारा से आप इसको पढ़ेंगे भी और इसको याद करेंगे। और नेक्स्ट कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें।